हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितने भी 5 सालों में पूछे गए 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसमें हम जो 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। लगभग हम 8 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 5 सालों में आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो 1 नंबर के बनते हैं वो भी हमने आपको 2-2 पार्ट में करा दिया है। सभी वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेगी, तो हमने केमिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें कुल 62 वीडियोज है जिसमें आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हमने आपको कवर कराया ही है, यानी कि हमने पर चैप्टर का एक एक टॉपिक आपको कवर कराया ही है। साथ ही साथ उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी वीडियोस है वो भी उसी में हमने ऐड कर दिया है। जैसे कि आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, 2 आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, 2 आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियोस हैं और आज आपका मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन का पहला वीडियो लेक्चर जिसमें हम केवल चैप्टर 1 से लेके 5 तक जितने 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन भी हैं, कुछ आपके जो फॉर्मूले डिराइव करके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं वो भी हैं। ठीक है, इसके पहले आप ये वीडियो को जो है पूरा प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट करें। इसके पहले हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेल साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। जितने भी मैंने 3 नंबर के क्वेश्चंस करा रखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस भी है, क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि जो वो क्वेश्चंस 3 नंबर में देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहला जो एक क्वेश्चन दिख रहा है विलियम चैप्टर का, सोल्यूशन चैप्टर का, ये क्वेश्चन अगर किसी सेट में 3 नंबर का आया है तो यही क्वेश्चन आपको किसी सेट में 4 नंबर के भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन 4 नंबर में आपसे थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया जाता है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है हर साल वो क्या है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक। ध्यान दें, मोलर और मोलर कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में अंतर आपको बताना है और इनके लिए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और इनके लिए आपको क्या करना है, विलेय का जो आणविक द्रव्यमान m होता है उसका फॉर्मूला भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। याद करें, मैं आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कराया था क्वथनांक में उन्नयन। क्या कराया था, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं ये हमने कराया था। वहां पे एक फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू और नीचे आपका क्या था कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आपका था। तो ये जो फॉर्मूला है उसी से हम निकालेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक दोनों का आणविक जो द्रव्यमान है कैपिटल स्मॉल एम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, इसको पहले एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बीकर हो गया और इस बीकर में हमने कोई क्या ले लिया है, विलयन ले लिया है। क्या ले लिया है, कोई एक विलायक, क्या कह सकते हैं 100 ग्राम विलायक, क्या ले लिया है, विलायक ले लिया है जो कि कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, अब इस 100 ग्राम विलायक के अंदर हमने कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया। अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता क्या है, हमने आपको डिटेल में बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य में आ जाते हैं। तो एक विलायक लेंगे जो कि कितना होगा, एक आपका विलायक लेंगे जो कि 100 ग्राम होगा और इसमें हम कोई आपका एक सॉल्यूशन मिला देंगे और वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा आपका अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है, इसका एक विलेय होगा।
होगा? विलेय जो होता है जो कि विलायक में घोला जाता है। जैसे आप विलेय को किसको मानते हैं? चीनी या नमक, ये आपका क्या हो गया? विलेय हो गया, जो कि पानी में घोला जाता है, और पानी आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने जो ये अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य लिया है, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? हमेशा जो भी विलेय आप विलायक में मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी कितना होता है? 1 मोल होता है। कितना होता है? 1 मोल होता है। तो हम यहाँ पे भी जो अपना अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य मिलाएंगे, ये भी कितना होगा? 1 मोल होगा। तो अब अगर डिफिनीशंस पे हम जाएं, ये तो हो गया आपका डायग्राम। अगर डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि किसी विलायक के 100 ग्राम किसी वैद्युत अनवघट्य के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, मान लीजिए हमने एक सोल्यूशन लिया जो कि 100 ग्राम है, इसमें हम अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य 1 मोल घोलते हैं। अब क्या होगा? जो ये आपका पूरा विलयन है, इसके क्वथनांक में क्या होने लगेगा? इसके क्वथनांक में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है, और इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। सिंपल परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि किसी विलायक के 100 ग्राम जो आपका विलायक होता है, या किसी विलायक के 100 ग्राम में अगर आप कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, इन सबके 1 मोल को सॉल्यूशन में घोलते हैं, और उस सॉल्यूशन का जो क्वथनांक है, अगर वो क्वथनांक बढ़ने लगता है तो हम कहते हैं ये क्या है? आपका विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोलर उन्नयन स्थिरांक के आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला। वो कैसे आएगा? वो आपको पता होना चाहिए। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्वथनांक में उन्नयन का, जो कि क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका? वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? टी बी इक्वल टू 1000 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सोल्यूशन कितना दिया गया? जो हमारा विलायक है वो कितना है? वो कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो यहाँ पे हमें 1000 ना लेके 100 ग्राम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मोलर उन्नयन स्थिरांक में ये 100 ग्राम का विलायक है, इसी वजह से हम फॉर्मूले में भी 100 ग्राम लेंगे। लेकिन नॉर्मल जो क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला होता है, वहां पे 100 की जगह 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिया जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा। के बी आपका क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, इनटू में लास्ट में हम करेंगे स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू विलेय का जो होता है भार होता है, और लास्ट में हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू आपका विलायक का भार होता है। अब हमें यहां से चाहिए क्या? हमें चाहिए आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान ये आपका होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जो अणु सूत्र आप निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, वो स्मॉल डब्लू से दर्शाया जाता है। अब हमें चाहिए स्मॉल डब्लू, या कह सकते हैं कि स्मॉल एम। ठीक है, क्या चाहिए? स्मॉल एम चाहिए। अब यहां से अगर हम स्मॉल एम निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, स्मॉल एम इक्वल टू ये जो डेल टीबी है, जो कि क्वथनांक में उन्नयन में वृद्धि, क्वथनांक के उन्नयन में वृद्धि को दर्शाता है, इस डेल टीबी को हम इस एम के पास ले जाएंगे। कहाँ? जो आपका मोलर या आणविक द्रव्यमान है उसके पास ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इधर आपका 100 रहेगा ही, और केबी भी वैसे रहेगा, इनटू में आपका स्मॉल डब्ल्यू भी वैसे रहेगा, और जहां पे एम है, जहां पे एम है, इसके जगह हम क्या लिख देंगे? डेल्टा टी बी लिख देंगे, इनटू में कैपिटल डब्ल्यू आपका वैसे ही रहेगा। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक का। किसका? मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला हो गया। इससे आपका कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि आणविक द्रव्यमान का, या कह सकते हैं कि आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक का आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है? स्मॉल एम इक्वल टू 100 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं कि कौन से जो सिंबल्स है वो क्या बताते हैं। जैसे यहाँ पे एम क्या है, के बी क्या है, और आपका स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, डेल टी बी क्या है। ठीक है, उसके लिए हम इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं, या फिर आप एक काम करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस डायग्राम को इरेज करेंगे, और जो यहाँ पे आपके जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि आखिर वो क्या दर्शाते हैं। हो गया, अब हम इसे इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका
सबसे पहले क्या है, एम है, तो एम क्या बताता है ये देखेंगे, के बी क्या बताता है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या बताएगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या बताएगा, और डेल टी बी आपका क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है, देखो जो डेल टी बी है ये आपका क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि, क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि को बताता है, क्वथनांक में वृद्धि को बताता है। एम आपका आपको पता ही है कि विलेय का अणुभार होता है, कितना, विलेय का अणुभार, जो आप चीनी नमक ये सब घोलते हैं उसका आणविक द्रव्यमान होता है। के बी आपका क्या होता है, तुमने पहले बता दिया, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। हमने आपको ये सब क्वेश्चन 3 नंबर वाले में भी करा रखा था, लेकिन वहां पे शॉर्ट में कराया था। यहाँ पे 4 नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2025 का आया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के लाते हैं। आप देख लीजिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या है, तो स्मॉल डब्ल्यू जो होता है ये होता है विलेय का भार होता है, और कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का भार होता है। ठीक है, विलायक का भार होता है। तो ये हो गया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, ये तो हुआ पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक, अब हम आगे देखेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। सेम ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखो डिफिनीशन भी सेम रहेगा, और जो आपका ये फॉर्मूला निकल का है वो भी सेम रहेगा। क्या चेंजेस आएंगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया, अब देखो क्या चेंजेस होते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक में, और क्या अंतर होता है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक में। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। देखो जब हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक देखा तो यहाँ पे विलायक जो हम ले रहे थे उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 100 ग्राम होती थी। लेकिन अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे तो ये जो विलायक की क्वांटिटी है आपको बस ये 100 की जगह कितना कर देना है, 1000 ग्राम कर देना है। कितना कर देना है, 1000 ग्राम कर देना है। और ये जो मोलर है वो किस में हो जाएगा, मोलर में बदल जाएगा। बाकी देखो सारा डिफिनीशन सेम है। डिफिनीशन क्या होगा कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी आवासशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और उसे ही क्या कहते हैं, मोलर, क्या करेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये तो हुआ आपका डिफिनीशन। केवल एक चेंज याद रखिएगा, जब भी मोलर की बात की जाएगी तो जो ये आपका विलायक का जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम रहेगा, और फॉर्मूले में भी 100 ग्राम लिया जाएगा। लेकिन जब मोलर की बात की जाएगी तो विलायक की क्वांटिटी 100 से बढ़ के 1000 हो जाएगी, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। और ये जो आपका एम हमने निकाला है, ये जो हमने एम का मान निकाला है सेम वही सब रहेगा, बस जहां पे 1000 100 रहेगा वहां पे हम 1000 कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला। कैसे आया, देखो आपको क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला पता ही है कि डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है, 1000 गुणे के बी इंटू आपका विलेय का भार और द्रव्यमान इंटू विलायक का भार, ये होता है। अब यहां से हमें एम चाहिए, किसके लिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। तो एम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने विलायक का क्वांटिटी कितना माना है, मोलर में 1000 ग्राम माना है, तो यहाँ पे भी 1000 रख देंगे। के भी आपका वैसे ही रहेगा, स्मॉल डब्ल्यू वैसे ही रहेगा, और जहां पे एम था वहां पे क्या हो जाएगा, डेल टी बी हो जाएगा, इंटू में कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। बाकी सबके मान आपको सेम ही रहेंगे। एम आपका विलेय का अणुभार ही रहेगा, के भी आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक की जगह क्या हो जाएगा, एक आपका चेंज होगा, जो एक के बी है, ध्यान दीजिएगा, के बी आपका क्या हो जाएगा, इस बार मोलर न रह के मोलर हो जाएगा। ठीक है, मोलर न रह के मोलर हो जाएगा। बाकी आपका विलेय का भार वैसे ही रहेगा, विलायक का भार, क्वथनांक में वृद्धि, ये सब आपके वैसे ही रहेंगे। समझ में आ गया होगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में डिफरेंस क्या है। केवल एक डिफरेंस होगा, जो ये विलायक के आपके जो मात्रा होती है वो कितना होगा, मोलर में 100 और मोलर में 100 और मोलर में आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर ले। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा भी गया है, फिर से एक बार बता देते हैं। तो सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या है कि पराशरण दाब की व्याख्या कीजिए।
तथा इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि परासरण दाब क्या होता है, और उस परासरण दाब के फॉर्मूले से ही आपको निकालना क्या है, विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m का मान भी ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन है, इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने में? 4 नंबर में पूछे जाएंगे। और किसी सेट में यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। क्यों? हमने पहले बता दिया कि यूपी बोर्ड में अलग अलग सेट में क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। पैटर्न वही रहेगा लेकिन नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो चाहे 4 नंबर में आए या 5 में आए, फायदा आपका ही है। अगर 5 नंबर में आएगा तो आपके लिए 1% का काम करेगा, 4 नंबर में आएगा फिर भी आपका थोड़ा सा तो नंबर इंप्रूव कराएगा ही। ठीक है, तो परासरण दाब समझते हैं क्या होता है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका क्या हो गया, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली आपको पता ही होगा कि क्या होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे वो आपका क्या होता है, ओनियन जो प्याज होता है उसका जो छिलका होता है वो छिलका क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। आपके स्किन के ऊपर जो ये फर्स्ट लेयर होती है स्किन का, ये आपका क्या करती है, आपके त्वचा को बचाने के लिए एक झिल्ली की तरह कार्य करता है, एक झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो इसी तरह आपका हो जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या हो जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली को डिफिनीशन के तौर पे बताना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि ऐसी झिल्ली जिसके अंदर से जो आपका विलायक के जो कण है, जैसे कि आपका जितना भी वाटर वगैरह होगा, वाटर हो गया, उसके बाद जितने भी सॉल्यूशंस हो गए, वो क्या करते हैं, इधर या उधर आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन जो विलेय का कण हो गया, किसका कण हो गया, जो विलेय का कण हो गया, जैसे आपका चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब इस झिल्ली से दूसरी साइड नहीं जा सकते। अर्धपारगम्य झिल्ली वही होता है, ऐसी झिल्ली जिसके अंदर से विलायक के जो कण है वो आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं आ जा सकते हैं। और ऐसी झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। आप चाहे इसके डिफिनीशंस लिख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपके जानकारी में होना चाहिए। अब अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया, एक साइड हमने ले लिया आपका क्या, विलायक, और दूसरे साइड हमने ले लिया विलयन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन पर लगाया गया, इस जो आपका विलयन है, इस विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो कि क्या करता है, जो कि इस विलयन और विलायक के बीच की जो परासरण की क्रिया है, परासरण की क्रिया क्या होता है कि जो आपके विलायक के कण है वो इधर विलयन की साइड मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। लेकिन आपके विलय के कण उधर नहीं जा सकते। हमने बता दिया क्यों नहीं, क्योंकि हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, और अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है कि विलायक के कण को तो जाने देना, लेकिन जो विलय का कण है बाबू उसे रोक लेना, उसे हम नहीं जाने देंगे चाहे जो हो जाए। यही इसका कार्य होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब अगर हमने देखा कि परासरण की क्रिया क्या होती है, परासरण की क्रिया ये होती है कि विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। अब ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, इस विलयन पे लगाया गया वह न्यूनतम दाब, जिसकी वजह से विलयन तथा विलायक के बीच जो परासरण की ये क्रिया हो रही है, अगर ये क्रिया उस न्यूनतम दाब के कारण से रुक जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो लगाया गया न्यूनतम दाब है, यही दाब क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम पाई से या पी से, ठीक है, पाई से या कैपिटल पी से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? ये तो हुआ परासरण दाब। अब अगर जो विलय और विलायक के अणु हैं वो अगर इधर भी जाने लगे और इधर भी जाने लगे तो ये क्या हो जाएगा, परासरण की जगह प्रति परासरण हो जाएगा। प्रति परासरण का मतलब है कि विलय के कण विलायक में जा सकते हैं और विलायक के कण विलय में आ सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें केवल परासरण समझना है तो हम परासरण के हिसाब से आपको डायग्राम पे समझा दिया। अब डिफिनीशन देखते हैं कि किसी विलायक पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो विलयन तथा विलायक के बीच, ये विलयन है और ये विलायक है, इन दोनों के बीच ये जो परासरण की क्रिया चल रही है इसको रोक दे। और वो रोकने का कार्य करेगा
क्या, वह न्यूनतम दाब जो हम इस विलेन यानी सोल्यूशन पे लगा रहे हैं, और यही दाब आपका परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम पाई से या पी से दर्शाते हैं। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विलेय के मोल द्रव्यमान या सॉरी मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्टली हमसे पूछ लिया है कि भैया स्मॉल एम निकाल के बताओ। स्मॉल एम कैसे निकलेगा, जब आपको जो परासरण दाब का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, आपने पढ़ा है पी वी इक्वल टू एनआरटी। ये आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा जो गैस वाला चैप्टर है उसमें ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा आते हैं कि गैस नियतांक का ये फॉर्मूला भी है, गैस वाले चैप्टर में आता भी है कि P इक्वल टू या P इंटू वी इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे हमने माना क्या है, हमने माना है कि परासरण दाब में हम P की जगह क्या यूज करेंगे, पाई को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाई को यूज करेंगे। अब पाई के हिसाब से ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पाई के हिसाब से यही जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है इसमें, ध्यान दीजिए। पाई इक्वल टू पाई इंटू वी इक्वल टू NRT, ठीक है। ये होता है परासरण दाब का सबसे बेसिक एंड फर्स्ट फॉर्मूला। ध्यान दें, हमने आपको परासरण दाब बताया था जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो वहां पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल में परासरण दाब के 4 फॉर्मूले बताए थे। परासरण दाब के 4 फॉर्मूले बताए थे और हमने आपको कहा भी था कि सभी फॉर्मूले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए m का फॉर्मूला कैसे आएगा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो n होता है, पहली बात तो हम इसको पाई इंटू वी इक्वल टू NRT को लिख क्या सकते हैं, अगर हम इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल टू N अपान VRT लिख सकते हैं, N अपान VRT लिख सकते हैं कि नहीं। हमने ये आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया भी है। अब यहां से ध्यान दीजिए, मोल का एक सिंपल फॉर्मूला होता है N इक्वल टू कैपिटल या सॉरी स्मॉल m या स्मॉल w इक्वल टू m, यानी कि क्या होता है, मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हम इस n का जो मान आया है ये हम इस वाले इक्वेशन में रख दें, n की जगह हम w बटे m रख दें, तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पाई इक्वल टू w बटे m, ठीक है। n की जगह रखा, v आपका वैसे ही रहेगा और R और T आपका वैसे ही है। अब ध्यान दीजिए, हम इस M को थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ये M आपके V के पास आ जाएगा, M आपके V के पास आ जाएगा, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा W अपान M इंटू V और R इंटू T। ये हो गया, ये हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए M का मान, तो ये तो आया आपके पाई का मान, लेकिन हमें चाहिए परासरण दाब का फॉर्मूला थोड़ी चाहिए। ये तो हमने सभी परासरण दाब के फॉर्मूले निकाले हैं। ये हुआ आपका परासरण दाब का फॉर्मूला 1, ये हो गया परासरण दाब का फॉर्मूला 2 और ये आपका निकल गया परासरण दाब का फॉर्मूला 3। लेकिन हमें चाहिए क्या, मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। अब अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या निकल के आ जाएगा आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा, पाई की जगह हम क्या ले लेंगे, हमें चाहिए m का मान, तो m इक्वल टू कैपिटल W आपका स्मॉल w आपका वैसे ही रहेगा, और जहां पे m है वहां पे आ जाएगा पाई इंटू v और r इंटू t। समझ में आ गया। ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है ये आपका हो जाएगा क्या, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, ये ही आपका फॉर्मूला होता है किसी भी परासरण दाब या कह सकते हैं विलेय के लिए। मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला परासरण दाब वाले फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम परासरण दाब का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, पाई इंटू वी इक्वल टू NRT। अब अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप तो इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, अगर हम v का नीचे n के साथ भाग दे दें तो ये n अपान v और RT हो जाएगा। अब हमें n का यानी मोल का एक फॉर्मूला पता है, भार बटे अणुभार। यहाँ से हमने भार बटे अणुभार केवल n के जगह पर रखेंगे, ये आपका जो v है ये हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n का मान रख दिया,
आपका W/M और यहाँ पे V। अब आपको पता है कि M को हम नीचे V के साइड ले जाएंगे तभी तो आपका M/V हो जाएगा। M/V जैसे ही होगा वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से M का मान निकाल लेंगे। और ध्यान दें, आप जहां से जो मान हटाते हैं वहीं पे दूसरे को शिफ्ट किया जाता है। जैसे हमने M को किधर लाया है, बराबर के इधर, ठीक है। तो हम पाई को किधर ले जाएंगे, हम पाई को M के ही स्थान पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, नहीं, उसको हम M के जगह पे ही ले जाएंगे। और जो आपके मोलर द्रव्यमान का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w अपान पाई इंटू v और r इंटू टी। अब देखते हैं कि इसमें जो आपका स्मॉल w है, पाई है, v है, r है, t है, ये सब क्या है, ये सब कौन कौन से सिंबल हैं। तो m आपको पता ही चल गया, मोलर द्रव्यमान होता है। स्मॉल w आपका क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार होता है। पाई आपको पता ही है, परासरण दाब होता है। v आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। और r आपका क्या हो गया, गैस नियतांक, गैस नियतांक हो गया। और T आपका क्या हो गया, ताप हो गया। समझ में आ गया। फिर से बता देती हूँ, आपका M होता है मोलर द्रव्यमान, W होता है विलेय का भार, पाई होता है परासरण दाब, V होता है आयतन, R होता है रेडबर्ग नियतांक और T होता है ताप यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका परासरण दाब की परिभाषा और मोलर मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला परासरण दाब से। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रॉपर थ्योरी है। बस दो आपका ये आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर का जो आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इस तरह से लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अगला जो हम सेकेंड चैप्टर जो ईंधन सेल, ये सब आपका सेल वाला चैप्टर है, उससे आप देखेंगे प्रॉपर थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारणों पर निर्भर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर थ्योरी है, आपको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव है क्या, इसे समझते हैं। ये आपका 2025 के कई सेटों में पूछा गया क्वेश्चन है। हम ज्यादा पीछे के क्वेश्चंस लेके नहीं आए हैं, मैक्सिमम 5 सालों के पूछे गए क्वेश्चंस लेके आए हैं। 2025 के अलावा ये आपको 23 में और 20 वगैरह में भी देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको समझते हैं। जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है। अब यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया है, ठीक है, इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। मान लो हमने लिया ये आपका एक भैया बीकर, ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका एक बीकर, इसमें हमने डाला 2 इलेक्ट्रोड। क्या डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड। खड़ा हो जा भाई, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इस 2 इलेक्ट्रोड में हमने इसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस मिला दिए, कुछ विलयन मिला दिए। ठीक है, इसमें हमने कुछ विलयन मिला दिया है। अब इस विलयन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है, हमने जिस धातु का इलेक्ट्रोड लिया है, मान लो हमने ए लिया है क्या, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों जो है वो जिंक धातु के इलेक्ट्रोड हैं। अब हमने ये जो सोल्यूशन ले लिया है इसके अंदर, वो भी जिंक धातु के ही लवण का है। यानी सीधे सीधे जब किसी धातु की छड़ को हम उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, यानी ये जो धातु है, मान लीजिए वो किसका है, जिंक धातु है। किसका है, जिंक का धातु है। और हम इस जिंक के धातु को उसी के लवण विलयन यानी कि ZnSO4 के विलयन में डुबो दें। ठीक है, यानी हमने लिया ये आपका जिंक का लवण। अब इस जिंक के लवण को हमने इस जिंक के लवण वाले विलयन में ही डुबो दिया। अब इससे क्या हो जाएगा कि धातु तथा विलयन के बीच ये जो धातु के छड़े हैं और जो इसके अंदर विलयन या सॉल्यूशंस मिला गया है, इनके बीच एक यहाँ पे नीचे छड़ के नीचे विभव उत्पन्न हो जाता है। और इस उत्पन्न हुए विभव को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि जब हम धातु के छड़ को, मान लीजिए जिंक का धातु है और जिंक के धातु के छड़ को ही हमने उसी जिंक के ही लवण में डुबो दिया, तो जब ये जैसे ही ये उसी लवण में डूबेगा तो इस लवण और धातु के बीच, इस लवण और धातु के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, विभव जनरेट होगा और इस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो केवल इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ये पूछ लेगा, तो वो आपके 2 या 3 नंबर में आएंगे।
4 नंबर में पूछ रहा है तो आपसे इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारणों पर निर्भर करता है ये भी पूछेगा और वो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला कारक क्या है कि चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति कैसा है, यानी सुचालक की जो प्रकृति है, सुचालक आपको पता होगा कि ऐसे आपके तार होते हैं या ऐसा मटेरियल होता है जिससे धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है, जो धारा को जल्दी से कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सुचालक की प्रकृति पे पहले बात तो इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा, अच्छे सुचालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है, यानी जल्दी से जल्दी ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो धातु की सुचालकता के समानुपाती होता है। समझ में आ गया, यानी कि अच्छे सुचालक वो होंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत तेजी से कराएंगे। मान लो मैं हूं सुचालक और मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है, तो मैं क्या हो गई, एक अच्छी सुचालक हो गई। ठीक है, वैसे ही ये क्या करेंगे, जो सुचालक है ऐसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज्यादा होता है। और इस प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो धातु के सुचालकता के समानुपाती होता है, यानी कि जो सुचालकता है ये धातु के इलेक्ट्रोड विभव के क्या होगा, समानुपाती होगा। सेकंड क्या होता है कि ताप का प्रभाव। ताप यानी कि टेम्परेचर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोड विभव पे, तो याद रखें विलयन के ताप परिवर्तन से, जैसा जो आप सोल्यूशन लेंगे अगर उस सोल्यूशन का आपने टेम्परेचर कम या ज्यादा जब आप करेंगे तो उस ताप परिवर्तन से क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाएगा। यानी कि आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव, अब आपको दे दिया जाएगा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ये हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, हमेशा जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाएगा, जब आप टेम्परेचर को घटाएंगे इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाएगा। ये याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो लाइन है वो है। अगला क्या है कि धातु आयन की सांद्रता। थर्ड इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सबसे पहले सांद्रता क्या होता है इस शब्द को समझते हैं। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे आप पानी में चीनी को मिला रहे हो, 1 चम्मच चीनी को मिलाओगे तो उसमें उतना गाढ़ापन नहीं आएगा। अगर आप एक ही गिलास पानी में लगभग 2-3 कटोरे चीनी को मिला दो तो वो जो पानी है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मतलब उसकी जो सांद्रता है वो गाढ़ापन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें विलय की मात्रा को बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू आपका विलायक के मात्रा के तुलना में। ठीक है, तो धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर कैसे करता है, धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा घट जाता है। ठीक है, यानी आप किसी भी धातु का सांद्रता यानी कि उसकी गाढ़ेपन को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा वो भी घट जाएगा। यहां से भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु आयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव ऑप्शन दे देगा मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या वही रहता है। तो आप याद रखेंगे जब भी धातु आयन की सांद्रता को बढ़ाया गया है, जब भी सांद्रता को बढ़ाया गया है तो इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो कारण हमने डिटेल में बता दिए और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये भी डिटेल में देख लिया। स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ईंधन सेल क्या है और ईंधन सेल के लाभ बताइए। सबसे पहले ईंधन सेल को ही गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईंधन सेल या कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप घबरा के क्वेश्चन मत छोड़ दीजिएगा। ईंधन सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों सेम होता है। अब देखते हैं ईंधन सेल सबसे पहले होता क्या है। वे ईंधन सेल या गैल्वेनिक सेल
जिनमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसमें ईंधन का कौन कौन सा ईंधन के प्रयोग किए जाते हैं, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया या मिथेनॉल। ये आप याद रखेंगे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि ईंधन सेल में ईंधन के रूप में कौन कौन से जो आपके मटेरियल है यूज किए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल, इन तीनों का यूज करके ईंधन सेल को बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ईंधन सेल है इन सबके दहन ऊर्जा को, यानी जो आपका हाइड्रोजन है, मिथेनॉल है और मीथेन है, इन सबके जो दहन ऊर्जा है, जलने की जो ऊर्जा है, उसको लेकर ये क्या करता है, दहन ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ईंधन सेल को दर्शाती है या ईंधन सेल कहलाती है। ठीक है, इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति जो है लगातार मिलती रहे। आपके जो और सेल्स होते हैं उनमें ईंधन लगातार नहीं मिलता, उनको एक बार बना दिया जाता है, वो कुछ समय बाद डेड सेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे सेल हैं जिनको ईंधन मिलता रहता है और ये सेल कभी खत्म नहीं होते। इसी वजह से इन सेलों का यूज मिसाइल वगैरह को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेल जिनको या इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें जो ईंधन है उसकी आपूर्ति लगातार होती रहे, ताकि ये ईंधन जो है कभी भी डेड ना हो। अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर, ये जो ईंधन है इसको सेल के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि कहाँ रखा जाता है, इसको बाह्य स्रोत बनाया जाता है और उस बाह्य स्रोत के अंदर रखा जाता है। बाकी बाह्य स्रोत से ही ऊर्जा जो है वो सेल के अंदर जाती है। ठीक है, यानी इन सेलों में जो अंदर है ईंधन उसको नहीं रखा जाएगा, बाहर स्रोत में रखा जाएगा, जिसकी सहायता से ईंधन की आपूर्ति की जाती है। अब देखते हैं कि ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें एक और पूछा है कि ईंधन सेल क्या है और ईंधन सेल के लाभ बताइए। तो ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं, पहला इसका लाभ है कि इसमें ईंधन की सतत आपूर्ति होती है। बाकी हमने आपको बता दिया कि टॉर्च वगैरह में जो बैटरी होती है ये आपके डेड सेल होते हैं जो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको जो घड़ी में या दीवार घड़ी में जो बैटरियां लगती हैं, ये जो बैटरी है ये ड्राई सेल्स होते हैं। ड्राई सेल्स का काम क्या होता है कि कुछ समय आप इसे यूज करोगे और फिर फेंक दोगे। जैसे आपके कुछ ऐसे पेन होते हैं जो आपके 3 रुपए वाले पेन होते हैं, लिख के आप फेंक देते हैं, लेकिन जो 5 रुपए वाला पेन होता है उसमें दोबारा इंक भर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये सेल हो गया, इसमें आप क्या करते हैं, ईंधन की सतत आपूर्ति होती है, इस कारण से ये सेल कभी भी मृत नहीं होता, कभी भी डेड नहीं होता। जिसलिए इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसका यूज हम मिसाइल वगैरह को बनाने में करते हैं या उसमें लगाते हैं। सेकंड क्या है कि इनका कार्य क्षमता, जो ये सेल है इसकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। और जो बैटरीज होती हैं उनकी क्षमता में ईंधन सेल की जो आकार करने की जो क्षमता है, ये जो आपके पावर देने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। सेकेंड के बाद थर्ड आपका कहा जाता है कि इनकी जो दक्षता है वो 70 to 80% होता है। बाकी जो सेल्स होते हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती कि उनकी जो दक्षता है वो इतनी ज्यादा रहे। ठीक है, इसी वजह से ईंधन सेल जो है 70 to 80% दक्षता होती है और ये सभी संयंत्रों से ज्यादा ऊर्जा क्या करती है, प्रोवाइड करती है और सतत चलती है, कभी भी रुकती नहीं है, ये कभी सेल मरती नहीं है। इसी वजह से ईंधन सेल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये हो गया आपका ईंधन सेल क्या होता है और ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा प्रॉपर थ्योरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कई सालों में पूछे गए हैं, ये आपके कई सालों में पूछे गए हैं। मैं आपको प्रॉपर साल तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ 2023 का ये क्वेश्चन है और 2024 के एक सेट में देखने को मिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। हमने आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर वाले में भी कराया है, लेकिन वहां पे उतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं कराया गया है जितना ज्यादा डिटेल में हम आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन में करा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 2025 और 26 के लिए, इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या है इसको समझते हैं। इसको हम समझेंगे एक आपके अभिक्रिया से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन है ए, जिससे कोई प्रोडक्ट आपका पी बनता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एरो के पीछे जो आपके अणु होंगे, चाहे ए प्लस बी हो, ए हो, या फिर आपका कोई भी रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूल हम लेंगे, एरो के पीछे वाला जो टर्न होगा यानी कि टेल के साइड जो भी पार्ट होता है, इसको हम नाम क्या देते हैं, अभिकारक। क्या नाम देते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इससे जो बनता है उसको हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या करता है कि इस पूरे रिएक्शन के लिए, पूरा रिएक्शन क्या है ए, जिससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है पी। ठीक है, यानी अभिकारक ए है जिससे कोई उत्पाद पी बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में, अब इन दोनों की सांद्रता अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इस तरह से हो जाएगा और इससे पी आपका इस तरह से हो जाएगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है ये आपके सांद्रता को डिनोट करता है। अब अगर हम इस पूरे अभिक्रिया में ए और पी के सांद्रता में कोई भी परिवर्तन करते हैं, यानी मान लीजिए ए की सांद्रता 1 है, बी की सांद्रता 2 है और पी की सांद्रता शायद 2 है, इसको हम चेंज कर दें, इनकी सांद्रताओं को बदल दें, तो इनके बदले हुए सांद्रता को या उसके परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अगर डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद, देखिए ये टोटल अभिक्रिया हो गया ए और पी। ठीक है, ए से बन रहा है पी, ये पूरा आपका रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद में होने वाले या उत्पाद के सांद्रताओं में जो अभिकारक ए की सांद्रता है और पी की सांद्रता है या उत्पाद पी की सांद्रता है, इन दोनों के सांद्रताओं में होने वाला जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। और याद रखिएगा अभिक्रिया को, वेग को हमेशा कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग। अब देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन सा रीजन है जो प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले निम्न कारण है। पहला कारण क्या है कि अभिक्रिया की सांद्रता। अभी हमने बताया कोई भी रिएक्शन होगा तो उनकी सांद्रताएं जरूर निकलेंगी। जैसे आपका A प्लस बी प्लस सी है, इससे आपका कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, सबकी सांद्रता निकालेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे सबको। ठीक है, आप सबको ब्रैकेट में करेंगे और उससे आपको P निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो ये अभिक्रिया की सांद्रता हो गई, ये आपके सांद्रता को डिनोट कर रहा है। अब अभिक्रिया की सांद्रता कैसे आपके अभिक्रिया को प्रभावित करता है या उसके वेग को प्रभावित करता है, हमें ये जानना है। अभिक्रिया की सांद्रता जितनी अधिक करेंगे आप, मान लीजिए आपने इधर साइड ए की जो सांद्रता है उसको बढ़ा दिया है, ए की सांद्रता जो है वो बढ़ा दिया है, तो इसका जो वेग के होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ये आप याद रखेंगे कि हमेशा अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाने पर या उसकी सांद्रता जितनी ज्यादा आप अधिक करते जाएंगे उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग जो के होता है उसका मान भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाने पे अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दे देगा कि वेग जो है बढ़ जाता है या घट जाता है या परिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में देना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ा रहे हैं यानी सांद्रता बढ़ रही है तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सांद्रता घटेगी तो वेग भी घटेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। फिर अगला क्या है कि उत्प्रेरक की सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है। समांतर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है, कोई रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है
तो उसमें अगर हमें तेजी से कंप्लीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ उत्प्रेरक ऐड कर देंगे। उत्प्रेरक कौन होता है, जैसे मॉलिब्डेनम हो गया Me, और उसके बाद फेरस हो गया, ये सब आपके उत्प्रेरक के कार्य करते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के दर को, यानी जो आपका वेग है K है, इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके को ही अभिक्रिया का वेग या दर कहा जाता है। समझ में आ गया। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को ऑप्शन दे देगा, बढ़ाता है, घटाता है, या इनमें से कुछ नहीं। तो आप कह देंगे कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के दर को हमेशा बढ़ा देता है। अगला क्या है कि तापमान। तापमान पे कैसे निर्भर करेगा आपकी अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है। यानी अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का जो टेम्परेचर आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, 298 केल्विन, 300 केल्विन, ये सब क्या लिखते हैं, टेम्परेचर ही तो लिखते हैं। अब अगर आप इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपके अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। आपने अभी तक नोटिस किया, हमने जब भी सांद्रता को बढ़ाया तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ा, जब हमने उत्प्रेरक की सांद्रता को बढ़ाया फिर भी उत्प्रेरक का या जो अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ा, जब हमने टेम्परेचर को भी बढ़ाया फिर भी वेग बढ़ा। यानी ये सब निर्भर करते हैं किस पे, अभिक्रिया के वेग पे। अगर आप ताप को, उत्प्रेरक की सांद्रता को, अभिक्रिया की सांद्रता को, इन तीनों को बढ़ाएंगे तो आपके अभिक्रिया का वेग जो K है ये इन तीनों पर निर्भर करता है। इस वजह से आपका K भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ताप को, उत्प्रेरक की सांद्रता को और क्या कर सकते हैं, तापमान को घटाएंगे तो K भी घटता चला जाएगा। अगला क्या है कि प्रकाश पर। अब ये आपका जो उत्प्रेरक की जो आपका अभिक्रिया का वेग K होता है ये कभी भी प्रकाश पर निर्भर नहीं करता। यानी आप लाइट को बढ़ाएं, कम करें, मत दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिक्रिया का वेग जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, घटता है या वही रहता है। तो आप कह देंगे कि अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वही रहता है। ठीक है, ये हो गया आपके कि अभिक्रिया का वेग किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अब जैसे प्रकाश से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है कि कुछ अभिक्रिया प्रकाश के बिना असंभव होती है, तो कौन सी अभिक्रिया है जो प्रकाश के बिना नहीं हो पाती हैं। आपने ये रिएक्शन देखा होगा क्या कि H2 प्लस Cl2, और ये रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, 2HCl बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। यानी कुछ ऐसे अभिक्रिया भी हैं जो बिना प्रकाश के कंप्लीट नहीं होते। जब से आप लाइट में ये रिएक्शंस नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अभिक्रिया का वेग क्या होता है और उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है और वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो कारण है इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल का इक्वेशन होता है वो निकालना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, अब आपको घुमा के देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब सिंपल में नहीं पूछा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु काल के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं। यानी प्रारंभिक सांद्रता हम जो हमेशा क्या मानते हैं, A मानते हैं, और T समय बाद सांद्रता हम A माइनस X मानते हैं, यही मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, जो कि क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है T = 2.303 K और log बेस 10, और यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता जो कि हम A मानते हैं और T समय बाद सांद्रता जो कि हम A माइनस
x मानते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि हमें अर्ध आयु काल के लिए प्रथम कोटि का समीकरण चाहिए। अब अर्ध आयु काल के केस में हम क्या करेंगे, अर्ध आयु काल के केस में हम t की जगह t हाफ ले लेते हैं, t हाफ लेते हैं। अर्ध आयु काल का मतलब क्या है कि पूरे समय का आधा समय, पूरे समय का आधा समय। जैसे मान लीजिए पूरा समय लगा कितना, एक गोले को कंप्लीट राउंड लगाने में पूरा समय लगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का। अब अगर हम इसका अर्ध आयु काल निकालें तो आधा समय कितना लगेगा, 1 घंटे लगेगा। यानी कि हमें इस राउंड को या इस गोले को आधा कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। यानी टी हाफ कितना आ गया, 1 घंटे आ गया, और टी जो टोटल समय है वो 2 घंटे है। समझ में आ गया। इस हिसाब से अगर हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का समय चाहिए तो पहले समय कितना है, टी है, और आधे समय में समय कितना हो जाएगा आपका, टी हाफ हो जाएगा। यानी टी की जगह हमें लेना है टी हाफ, ठीक है। और प्रारंभिक सांद्रता तो आपका ए ही रहेगा, और टी समय बाद जो सांद्रता हम ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, ए में से हम क्या कर देंगे, ए माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। ए में से हम ए माइनस 2 कर देंगे। यानी कि डायरेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ए वैसे ही रहेगा, और एक्स की जगह पे हम क्या ले लेंगे, आपका a/2 ले लेंगे। a/2 क्यों ले रहे हैं, हमने बताया अर्ध आयु काल के लिए निकाला जा रहा है, अर्ध आयु काल के लिए समीकरण निकाला जा रहा है। यानी समय भी आधा हो जाएगा, और जो आपकी सांद्रता है, जो आपकी सांद्रता है टी समय बाद जो सांद्रता है वो भी आधा हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता ये हमेशा ही रहेगा, जो शुरू में आपको चीजें मिलती हैं वो पूरा पूरा दिया जाता है। जैसे आप शुरू में किसी स्टेशनरी से पेन लेंगे तो आपको पेन का जो इंक है वो पूरा मिलेगा, कभी भी आधा नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब आप शुरू में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शंस की सांद्रता आपको पूरी मिलेगी, लेकिन अर्ध आयु काल के लिए सांद्रता आपको आधी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो इसलिए हमने ये सांद्रता x जो माना है, t समय बाद जो सांद्रता माना है a/2 माना है। बाकी ये आपका एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता हो गया, और ये आपका t समय बाद सांद्रता हो गया। समझ में आ गया। t समय बाद सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है, और प्रारंभिक सांद्रता a है। अर्ध आयु काल के लिए हमें प्रारंभिक सांद्रता में से 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा सांद्रता लेंगे, और t में से हमें हाफ का भाग देना पड़ेगा, यानी t को भी आधा करना पड़ेगा। अब हम ये जो मान लिखे हैं अर्ध आयु काल के केस में लेंगे, कब लेंगे, जब हमें अर्ध आयु काल का समीकरण लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये दोनों मान लेंगे। अब इन दोनों मान का हम जो मान है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ये जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला है, t की जगह k होना चाहिए था वैसे, तो हम क्या करेंगे, इस वेग के फॉर्मूले को ही हम समीकरण 1 मानेंगे, और इसमें t की जगह हम t हाफ लेंगे और x की जगह a/2 लेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में t बराबर t हाफ व x बराबर a/2 लेने पर, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को अगर चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम t की जगह क्या ले लेंगे, इस t की जगह हम लेंगे t हाफ, क्या ले लिया, t हाफ ले लिया। बाकी आपका 2.303 बटे के वैसे ही है, log 10 आपका वैसे ही रहेगा, a की जगह आपका a ही रहेगा, और यहाँ पे जो पहला a है यहाँ भी a रहेगा, और x की जगह आपको क्या लेना है, a/2, आपको x की जगह a/2 लेना है। ये हो गया पूरा इक्वेशन। हमने केवल चेंज कहाँ पे किया है, x का मान a/2 रख दिया है, t का मान हाफ रख दिया है, t हाफ, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब आप a के बटे a माइनस a/2 है तो एलसीएम लेंगे, तो इसके बटे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसके बटे 1 के बटे a मान लेंगे, और तिर्यक जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे केवल मान क्या बच जाएगा, केवल मान a/2 बच जाएगा। ये आपका a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के log 10 आपका वैसे ही है। आपका जो प्रारंभिक सांद्रता a है वो वैसे ही रहेगा। नीचे एलसीएम लेने पर जब आप a/1 माइनस a/2 इसका एलसीएम लेंगे
तो केवल a/2 बचेगा। क्या बचेगा? केवल a/2 बचेगा। तो नीचे आपका a/2 हो जाएगा और इस a से a को हम कैंसिल कर देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बचेगा क्या? यहाँ पे आपका बच जाएगा t½ यानी कि अर्धायु काल वाला समय t½ इज इक्वल टू 2.303 के log बेस 10 और यहाँ पे बच गया 2। log 2 का आपको यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। इसको इरेज करते हैं, इधर हम log 2 का मान रखते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे log 2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका t½ वैसे ही रहेगा और 2.303, ठीक है, t½ 2.303 के वैसे ही है। log 10 हो गया। अब log 2 का आपको मान पता होना चाहिए। log 2 का यहाँ पे हम मान लिखते हैं, एक सेकेंड। log 2, ठीक है, log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। ये आपका log 2 का मान होता है। तो यहाँ पे आपका log 2 था, यहाँ पे log 2 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? 0.300 हो जाएगा। ठीक है, 0.3010 ये हो गया log 2 का मान। अब हम क्या करेंगे? जब हमने log 2 का मान रख दिया, पहले यहाँ पे हो गया, ये देखिए log 2 हो गया। कैसे हुआ? देखिए a से a कैंसिल होगा, केवल log 2 बचेगा। log 2 का मान होता है 0.3010। तो हम क्या करेंगे? log के जगह 0.3010 रख देंगे और ये जो आपका log 10 है, log बेस 10 है, इसकी जगह पूरा log बेस 10, ये देखिए log बेस 10 और 2, इसका मान होता है 0.301। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे किसके साथ? 0.301 के साथ। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो t½ जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? जब आप 2.303 इंटू 0.3010 करेंगे तो ये मान आ जाएगा कितना? 0.693 आ जाएगा। और ये किसके बटे आएगा? के, यानी अर्ध आयु काल का जो समीकरण निकल के आया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो क्या आ जाएगा? t½ इज इक्वल टू 0.693 बटे के। ठीक है, ये आपको समीकरण याद रखना है और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का समीकरण। समझ में आ गया? सबसे पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मेन इक्वेशन होता है अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला वो लेंगे और उसको हम टाइम के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो जहां पे के रहता है वहां पे हम टी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता हमें अर्ध आयु काल के लिए हमेशा t½ और ए का भी यानी प्रारंभिक सांद्रता का भी आधा करना पड़ता है। तो दोनों का इक्वेशन में मान रखेंगे। देखो हमने लिख लिया है समीकरण 1 में t की जगह t½ और x की जगह a½ लेने पर जब हम ये मान रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा a/2 आएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? log बेस 10 2। अब log बेस 10 2 का मान होता है आपका 0.3010। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो 0.693 आ जाएगा, यानी अर्ध आयु काल जो समीकरण हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? 0.693 बटे के बराबर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूले को डिराइव करना था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातु तथा उनके आंशिक यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। देखो यूपी बोर्ड में एक पेपर जो पैटर्न होता है वो ये भी होता है कि आपसे कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कारण वाले क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे हमने केवल 2 ही आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर में आपसे 2 से ज्यादा कारण या 3 से ज्यादा कारण नहीं पूछा जाता। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर के अकॉर्डिंग आएगा तो इसमें कम से कम 5 कारण पूछे जाएंगे और एक एक कारण का आपको आंसर देने का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब पहला यहाँ पे कारण जो पूछा गया है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारण वाले क्वेश्चंस में ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। थ्योरी वाला है जो कि आपके डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, वो क्या है कि संक्रमण जो तत्व होते हैं या संक्रमण जो धातु होते हैं
और उनके अधिकांश यौगिक जो हैं, संक्रमण धातु और उनके अधिकांश यौगिक हमेशा अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ये कारण सहित आपको बताना है। तो आप लिखेंगे क्या कि संक्रमण तत्व के यौगिक मुख्यतः चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। आपको हमने जब संक्रमण तत्व पढ़ाया था तो उनके गुणों में एक पॉइंट ये भी नोट करवाया था कि संक्रमण तत्व या जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या करते हैं, चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। जिधर की साइड चुंबक रखा रहेगा उधर के साइड डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इनमें अनुचुंबकीय गुण क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, ये रीजन पूछा जा रहा है। तो आप रीजन क्या देंगे कि अनुचुंबकीय गुण जो है ये इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उस वजह से पाया जाता है। ठीक है, क्या बताएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण आपको हमेशा संक्रमण धातु में अनुचुंबकीय गुण देखने को मिलता है। आगे आप क्या लिखेंगे कि अतः संक्रमण तत्व में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। जो डी ब्लॉक का आखिरी जो कक्षक है वो आधा भरा होता है। आधा भरा होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ही संक्रमण तत्व जो होते हैं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। समझ में आ गया, ये आप रीजन प्रॉपर लिख दीजिएगा। अगला क्या है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन ही क्यों बनाते हैं, ये आपके रीजन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताइए कि संक्रमण तत्व ही हमेशा रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो इसका रीजन आप क्या देंगे, संक्रमण तत्व जो है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कुछ संक्रमण तत्व आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत हार्ड मटेरियल के होंगे और कुछ संक्रमण तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। यानी संक्रमण तत्व आपके ठोस अवस्था में भी रंगीन आयन बना सकता है और जलीय अवस्था में भी, यानी वाटर में घुला रहेगा फिर भी ये रंगीन आयन प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो जगहों पे ये रंगीन आयन बना सकते हैं, पहला हो गया ठोस अवस्था में, दूसरा हो गया जलीय अवस्था में। अब इसका कारण क्या है, कारण क्या है कि संक्रमण तत्व हमेशा रंगीन यौगिक बनाता है। कारण यह है कि जब भी संक्रमण धातु आयन पर सफेद प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमेशा श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। तो जब भी संक्रमण धातु या आयन पर श्वेत प्रकाश या कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो अपूर्ण कक्षक है, अभी हमने बताया कि डी ब्लॉक में आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक पाए जाते हैं और उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो जो आधा भरे हुए कक्षक हैं वो क्या करेंगे, अपूर्ण कक्षकों में जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर नहीं बना पा रहे हैं, जो केवल अकेले इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, वो अकेले इलेक्ट्रॉन प्रकाश को या लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो जो कम वाले कक्षक होंगे नीचे वाले कक्षक से अपने उच्च कक्षाओं में जंप करते हैं, यानी कि नीचे कक्षक से उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, जिस वजह से संक्रमण धातु या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपको चमकदार दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। जैसे आपने रॉकेट में देखा होगा, जब रॉकेट फुटती है तो कहीं नीला, कहीं लाल, कहीं व्हाइट इस तरह का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपके मटेरियल जिससे वो बनाया गया है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और उसमें जैसे ही आप आग लगाते हो, जैसे ही उसे आप प्रकाश जैसा कुछ दिखाते हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊंचे कक्षाओं में चले जाते हैं और वो चमकदार या रंगीन आयन के रूप में आपको दिखाई देता है। ये रीजन हो गया कि आपके जो संक्रमण धातु होते हैं अनुचुंबकीय क्यों होते हैं और संक्रमण धातु रंगीन आयन क्यों होते हैं। स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि लिगेंड क्या होता है। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने आपको लिगेंड का प्रकार कराया था, लेकिन वहां पे हमने आपको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे लिगेंड के प्रकार बताए थे। और हमने आपको ये भी बोला था कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको दाता परमाणु की संख्या के आधार पे लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं ये आपको कवर कराया जाएगा। तो 4 नंबर में हम आपको ये कवर कराएंगे कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको लिगेंड के बारे में डिटेल में जानना है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उस संयोजन संख्या क्या होती है, उसके बाद लिगेंड क्या होता है या उस संयोजन यौगिक क्या होता है, तो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। वो हमने वीडियो बनाया है लिगेंड के नाम से, 35 या 40 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा। उसमें आपको लिगेंड के दोनों प्रकार हमने आपको पढ़ाए हैं, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा ही रखा है। उस संयोजन यौगिक भी बताया है और आपके कार्बन परमाणु या केंद्रीय परमाणु संख्या क्या होती है ये सब आपको डिटेल में बता दिया है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपसंयोजन संख्या या केंद्रीय परमाणु संख्या क्या होती है, तो आपको ये सबके शॉर्ट क्वेश्चन में डिफिनीशंस लिखने पड़ेंगे। इसी वजह से वो आप वीडियो देख ही लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले लिगेंड क्या है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर के साथ साथ कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिगेंड क्या होता है ये समझते हैं। वह धातु आयन या वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। अब सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड और संयोजन यौगिक ये सब क्या होता है। एग्जांपल क्या है, K4FeNH3- 5। अब ध्यान दीजिएगा, जो मॉलिक्यूल ब्रैकेट में होता है, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर NH3- लिखा है, तो ये हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, लिगेंड पढ़ा जाएगा। हमने आपको डिफिनीशंस बता रखा है लिगेंड वाले वीडियो में डिटेल में कि लिगेंड क्या है, उपसंयोजन संख्या क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर लिगेंड। और इस लिगेंड से जस्ट बाद जो संख्या जो नंबर लिखी होती है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा गया है यानी NH3- 5, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, हमेशा उपसंयोजन संख्या या केंद्रीय संख्या या केंद्रीय परमाणु संख्या के नाम से जाना जाएगा। और इस लिगेंड के जस्ट इधर साइड जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे Fe हो गया, Fe की जगह Cn भी हो सकता है, Cu भी हो सकता है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसको हम क्या नाम देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब हमारा लिगेंड समझने का मेन मोटो है, लिगेंड क्या होता है, वह धातु अथवा आयन, देखो वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, अब ये क्या करेगा, इस केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe को एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस लिगेंड को, ये लिगेंड क्या करेगा, केंद्रीय धातु को दे देगा। और ये जो देने की जो क्षमता है, यानी लिगेंड अगर केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इस इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि लिगेंड क्या है और उसका एग्जाम्पल भी, और उसमें क्या क्या चीजें होती है हमने ये भी यहाँ पे लिख रखा है। अब देखते हैं कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। मेन क्वेश्चन आपका ये है कि लिगेंड को अगर दाता परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करा जाए तो कितने प्रकार का होगा। 3 प्रकार का होगा, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। सबसे पहले समझते हैं एक दंतुर लिगेंड क्या होता है। ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो। एक दाता परमाणु का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है उसके अंदर। समझ में आ गया। एक दंतुर लिगेंड का मतलब है कि उसके अंदर एक दाता परमाणु है, और एक दाता परमाणु का मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक दंतुर का डिफिनीशन कि ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म देने की, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, और इसे ही एक दंतुर लिगेंड कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Cn- और NH3 और हो जाएगा H2O+ और Cl-। ये आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि एक दंतुर होते हैं और इनके अंदर
ये क्षमता होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले कर ले एक दंतुर लिगेंड तक, फिर हम इरेज करके आपको द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड भी समझा देते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशंस है। एक दंतुर लिगेंड का सीधा मतलब कि इसके अंदर एक क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन या दाता परमाणु पाया जाएगा, और एक दाता परमाणु का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है। द्विदंतु लिगेंड का मतलब है कि इसके अंदर दो दाता परमाणु पाए जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखेगा। बहुदंतुर का मतलब है कि इसके अंदर दो से अधिक यानी कि 3 या 4 दाता परमाणु पाए जा सकते हैं, और ये क्या करेंगे, 3 या 4 या कर सकते हैं 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करने की क्षमता रखेंगे। और ऐसे जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो क्षमता रखने वाले आपके परमाणु होते हैं वो होते हैं बहुदंतुर लिगेंड। समझ में आ गया? हमने अभी मौखिक बता दिया है, अभी आप स्क्रीनशॉट कर ले, फिर द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड देखते हैं। तो अगला लिगेंड क्या है कि द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होंगे, अभी आपको समझाया, और उसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होगा। एग्जाम्पल क्या है, एथिलीन डाई एमीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H8N2। अब इसको लिखेंगे कैसे, समझेंगे क्या कि दाता परमाणु कैसे होता है ये समझेंगे। सबसे पहले C2H8NH2 को अगर हम खोल के लिखने चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, H2 या CH2NH2 और यहाँ पे फिर CH2 और NH2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप गिनिए, आपको 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन चाहिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन हो गया और 2 N2 हो गया। ये आपका प्रॉपर हो गया एथिलीन डाई एमीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होनी चाहिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो नाइट्रोजन पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है और दूसरे नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है, यानी यहाँ पे दाता परमाणु कौन है, यानी अगर हम यहाँ पे दाता परमाणु की बात करें तो दाता परमाणु आपका कौन है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो लाइट कट गई थी इस वजह से रुकना पड़ा। अब देखें दाता परमाणु उसमें क्या है, दाता परमाणु है नाइट्रोजन पे 2-2 युग्म देने की क्षमता है, यानी इसमें दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, और कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है, तो 2 इसमें दाता परमाणु है और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया, नाइट्रोजन है और यानी कि कितना दाता परमाणु है, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, और कितना दाता परमाणु है, तो 2 दाता परमाणु है। सेकेंड एग्जांपल है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन को C2O4 से दर्शाया जाता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे एक O और रहेगा, ये हो गया आपका क्या, ऑक्सिलेट आयन। हमें क्या चाहिए, 2 कार्बन, देखिए 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन चाहिए, 1 2 3 4, ये हो गया ऑक्सिलेट आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें दाता परमाणु आपको कितने चाहिए, 2। अब 2 दाता परमाणु हम किसको बना सकते हैं, ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन पे दाता परमाणु और ये हो गया दूसरे ऑक्सीजन पे दाता परमाणु। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने दाता परमाणु है, 2, और दाता परमाणु है कौन, तो दाता परमाणु जो है ये है आपका ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन है, और कितना ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन जो है वो दाता परमाणु के रूप में यहाँ पे है। समझ में आ गया, तो ये हो गया द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। अब देखेंगे आखिरी टाइप जो कि क्या होता है, बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड का मतलब क्या होगा कि इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, 2 से अधिक होंगे। जैसे इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2 है, इसमें दाता परमाणु कितना है, 2 है, और दाता परमाणु के रूप में कौन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वैसे ही बहुदंतुर लिगेंड में 2 से अधिक दाता परमाणु पाए जाएंगे, यानी 5 या 6 दाता परमाणु पाए जाएंगे, और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता भी पाई जाएगी, और ऐसे लिगेंड ही बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं क्या, एथिलीन एमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन एमीन ट्राई एसीटेटो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, EDTA और ब्रैकेट के बाहर
3 माइनस, ठीक है। इसको अगर हम खोल के लिखना चाहें इस नाम को, तो हम इसको एथिलीन ट्राईएमीन या एथिलीन एमीन ट्राई एसीटेटो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CH2N, फिर से CH2 और यहाँ पे भी CH2 और इसके साथ हम जोड़ेंगे COO निगेटिव, COO निगेटिव, और इस वाले कार्बन से हम फिर से CH2 जोड़ देंगे और यहाँ से NH जोड़ेंगे और इसमें हम जोड़ देंगे CH2 COO निगेटिव। ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल का एटॉमिक जो कर सकते हैं क्या केमिकल फॉर्मूला लिखा है, वो किसका है, एथिलीन एमीन ट्राई एसीटेटो। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में जो नाम लिखा गया है वो इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 से अधिक दाता परमाणु चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितने दाता परमाणु प्रेजेंट हैं। सबसे पहला हो गया इस वाले ऑक्सीजन पे 1 दाता परमाणु, इस वाले ऑक्सीजन पे 1 दाता परमाणु और इस वाले ऑक्सीजन पे भी 1 दाता परमाणु, यानी कितने हुए, 3 दाता परमाणु हो गए। सेकेंड हम देखेंगे इस नाइट्रोजन पे भी 1 दाता परमाणु होगा और इस वाले नाइट्रोजन पे भी 1 दाता परमाणु होगा। तो टोटल दाता परमाणु कौन हो गया, टोटल दाता जो परमाणु हो गया वो कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और कितना दाता परमाणु है, तो 2 से अधिक होने चाहिए। तो इसमें देखिए 3 और ये 2 5 दाता परमाणु है। और दाता परमाणु कौन दान कर रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ गया। तो ये आपके हो गए टोटल 8 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 से 5 तक हमने जितने भी 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने थे वो हमने कवर कर लिया है। ये 8 क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में नोट करना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है, तब जाके आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 1 है। आपको कुछ दिनों बाद वीडियो पार्ट 2 भी दिया जाएगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 से 10 तक जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पायर साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको लिगेंड में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लिगेंड का जो हमारा वीडियो टॉपिक है, टॉपिक वाइज भी हमने पढ़ा रखा है, तो वहां पे आप उसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें हम ये वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।